हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बड़ा हादसा। सड़क पर जा रही बस, ट्रक और कार पर गिरा पहाड़, गाड़ियों के उड़े परखच्चे, बड़े जानी नुकसान की आशंका। पहाड़ से गिरते पत्थरों की ये खतरनाक वीडियो हिमाचल के किन्नौर जिले की है। शिमला से करीब 150 किलोमीटर दूर किन्नौर के निगुलसारी में नेशनल हाईवे पर पहाड़ का हिस्सा गिरा। देखिए कैसे चट्टान गिरते हुए नजर आ रही है और नीचे धूल का गुब्बार दिख रहा है। हादसे की चपेट में बस, ट्रक और कई कारों के आने की आशंका है। दोपहर करीब 1 बजे ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि हादसे की चपेट में आई हिमाचल रोडवेज की बस में तकरीबन 35 से 40 सवारियां बैठी हुई थी। हादसे की सूचना मिलते ही बचाव और राहत कार्य के लिए कई टीमें मौके पर रवाना कर दी गई, लेकिन पहाड़ से लगातार गिर रही चट्टानों के कारण राहत कार्य शुरू करने में देरी हुई। किन्नौर हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से फोन पर जानकारी ली। आईटीबीपी के डीजी को जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए। दोपहर करीब 1:15 बजे किन्नौर से करीब 90 किलोमीटर दूर निगुलसारी में सड़क पर चट्टान गिरा। हादसे में कई गाड़ियां चपेट में आ गईं। मौके पर पहुंची रेस्क्यू की टीम मलबा हटाकर लोगों की तलाश में जुटी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम जयराम ठाकुर से जानकारी लेने के बाद राहत बचाव के लिए आईटीबीपी की टीम को रवाना किया है। जिस बस पर चट्टान गिरे हैं उसमें सवार यात्रियों के लापता होने की खबर है। रेस्क्यू का काम तो शुरू हो गया है, लेकिन हादसा इतना बड़ा है कि पूरी जानकारी मिलने में अभी वक्त लग सकता है। बाढ़ और बारिश से उत्तर प्रदेश का भी बुरा हाल। गंगा का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी और प्रयागराज के हालत खराब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से बात कर हालात का जायजा लिया। वाराणसी में गंगा नदी प्रचंड रूप दिखा रही है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा ने घाटों और निचले इलाकों को डुबो दिया। गंगा की बाढ़ की आफत के बीच आज बारिश भी हुई, जिसने हालात और मुश्किल कर दिए हैं। वाराणसी के ऐसे हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी के प्रशासनिक अधिकारियों से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 65 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रहा है और साथ ही लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सहायक नदियों का पानी आकर गंगा के मिलने से हालत लगातार खराब होते जा रहे हैं। वाराणसी में गंगा नदी पूरे उफान पर बह रही, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इस वक्त मैं वाराणसी के सुजापुर के शक्ति घाट इलाके में हूँ, जहाँ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा किस तरह से पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है और ये जो इलाके हैं, ये जो घर हैं, मकान हैं, इनका संपर्क पूरी तरह सड़क से कट चुका है। यहाँ पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि नीम के जो ये बड़े बड़े पेड़ हैं वो तक बिल्कुल पानी के लेवल में आ चुके हैं। लगातार ये इलाका डूबता जा रहा है और आप देख सकते हैं कि गंगा का पानी किस तरीके से गलियों में पहुँच रहा है और ऐसे में आवागमन का साधन सिर्फ और सिर्फ नाव है। वो भी जो यहाँ स्थानीय मछुआरे हैं, यहाँ के नाविक हैं, उनकी नावों से ही लोग इधर उधर जा रहे हैं और बाकी कोई भी रास्ता ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जिससे लोग आवागमन कर सकें। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग फंसे हुए हैं, दूर से इशारा कर रहे हैं नावों को अपने पास बुलाने के लिए, क्योंकि रोज़मर्रा की जो ज़रूरत का सामान है वो भी अब लोगों के पास खत्म होने लगा है। देख सकते हैं किस तरह से पूरा इलाका एक टापू में तब्दील हो चुका है। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। गंगा, यमुना, टोंस और ससुर खदेरी नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के करेला बाग इलाके में, जहां तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे तमाम आलीशान मकान जो है वो बाढ़ के पानी में समाये हुए हैं। सड़कों पर नाव चल रही है। हम नाव पर सवार होकर के ही यहाँ पर जो बाढ़ की आपदा है उसकी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। और ये देखिए करेला बाग इलाके में एक डे बोर्डिंग स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, जो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। और सामने देखिए एक कॉलोनी है ये, और ये कॉलोनी के जितने भी मकान हैं सब बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। देखिए कितने आलीशान, हमारी बाईं तरफ मकान है, कितने आलीशान मकान है, लेकिन देखिए जो पहली मंजिल है वो पूरी तरीके से डूबी हुई है। गंगा नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। पिछले कई दिनों से प्रभावित जो लोग हैं
वो किस तरीके से रह रहे हैं एक तस्वीर दिखाऊंगी मैं आपको। वैशाली जिले में मैं मौजूद हूँ और ये तिरसिया गांव है। अब जरा कैमरे से देखिए कि किस तरह लोग इस इलाके में जो है वो रह रहे हैं। सड़क पर ट्रैक्टर चल रहा है और इसी ट्रैक्टर पर मैं मौजूद हूँ और आसपास के इलाके में जो लोग हैं सबकी हालत इन दिनों अस्त व्यस्त है। और देखिए महात्मा गांधी सेतु प्रोजेक्ट का जो आपको बोर्ड लगा हुआ दिख रहा होगा बाईं तरफ, सड़क के बाईं तरफ, वहां से अंदर जाने का रास्ता जो है वो पूरा पानी में है। ऐसी ही तस्वीर इस इलाके में फिलहाल नजर आ रही है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। सहपुर गांव में मैं मौजूद हूँ वैशाली जिले का और ये सुरेंद्र साहू का घर है। चूंकि इनकी पत्नी अभी दूसरी जगह पर है, घर आप इनका देख सकते हैं, स्थिति समझ सकते हैं। किसी तरीके से इन्होंने घर बनाया था और अभी इस पूरे घर में पानी है। अंदर चलकर देखते हैं। ये पूरा दलदल ही दलदल है इसमें। और ये तस्वीर देखिए, जितना सामान है, जो भी कुछ सामान है, चूंकि अचानक से पानी आया और उसके बाद जो सामान सुरेंद्र बचा पाए वो उसको इसी तरीके से छज्जे के ऊपर लटका दिया है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ का पानी बढ़ा रहा है लोगों की परेशानी। नदी किनारे कई इलाकों में जमीन कटाव कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कैसे गंगा का पानी मुश्किल बढ़ा रहा है, ये तस्वीरें उसी बात का सबूत हैं। गंगा किनारे इसी तरह जमीन कटाव बढ़ा है जिससे गांव के लोग परेशान हैं। बंगाल के कई जिलों में बारिश के बाद आई बाढ़ से मुश्किलें बढ़ गई हैं। खुद ममता बनर्जी ने कल बाढ़ प्रभावित इलाके घाटाल का दौरा किया था। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में बारिश कम होने की वजह से जल स्तर कई इलाकों में कम हो रहा है और बाढ़ ग्रसित इलाके कम से कम जल से बाहर आ रहे हैं। हालांकि नदी किनारे के इलाकों में अभी भी समस्या जारी है। आज सदन में उपराष्ट्रपति और सदन के सभापति वेंकैया नायडू रोने लगे। कहा विपक्षी सांसदों ने सदन की गरिमा भंग की है, रात में सो नहीं पाया। राज्यसभा में आज नायडू विपक्ष के हंगामे पर बोलने के लिए खड़े हुए और फिर वो हुआ जो आज से पहले संसद में कभी नहीं हुआ। सभापति भावुक हो गए, रोने लगे। I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. दरअसल कल विपक्षी दलों के नेता वेल में पहुंचे थे और डेस्क पर चढ़कर सभापति के आसन की ओर रूल बुक फेंकी थी। सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद ये सारा हंगामा हुआ था। सरकार और विपक्ष में तकरार के बीच आज लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा स्पीकर ने कहा, काम पूरा नहीं होने का दुख है। इस छठे सत्र के अंदर अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ, इसको लेकर मेरे मन में वेदना है। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि संसदीय परंपराओं के अनुसार सदन चले, सदन की मर्यादा बनी रहे। तख्तियां, नारे, ये हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। दरअसल इस बार लोकसभा में मॉनसून सत्र विपक्ष के हंगामे में लगभग धुल गया। लोकसभा में 96 घंटे काम होना था, लेकिन हुआ सिर्फ 21 घंटे। हालांकि इस हंगामे के बीच भी 20 बिल किसी तरह पारित करवा लिए गए। कोरोना, किसान और महंगाई जैसे मुद्दों के अलावा सबसे ज्यादा बवाल पेगासस जासूसी कांड के मामले पर हुआ। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर जांच और बहस की मांग करता रहा तो सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही। संसद के मॉनसून सत्र में पहले ही दिन से लगातार हंगामा हो रहा था। 2 बार तो कागज फाड़ करके सभापति की तरफ फेंके भी गए और कल तो राज्यसभा में बाकायदा रूल बुक ही उछाल दी गई। राज्यसभा में हंगामे की ये तस्वीरें आज की हैं, लेकिन कल कार्रवाई खत्म होने के बाद जो हुआ उसे संसद के नियमों के मुताबिक दिखाया नहीं जा सकता। कल राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने रूल बुक को सभापति की चेयर की ओर फेंक दिया। कल हंगामा हुआ, आज जुबानी जंग। हमें मजबूर कर दिया, जो चीज हम नहीं थे करना चाहते वो भी हमें मजबूर कर दिया कि टेबल्स पर चढ़कर रूल बुक इनकी तरफ इसलिए फेंकी गई कि कम से कम रूल पढ़ लो क्या है।
ये कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रूल क्या है, ये पावर आपको लोगों को दी हुई है। मुझे बहुत दुख है कि कृषि की चर्चा आरंभ होने के बाद जो गैर जिम्मेदाराना रवैया कांग्रेस और टीएमसी का रहा है, उससे निश्चित रूप से लोकतंत्र को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। और मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि आज विपक्ष के इस कदम से यह एक बार फिर सिद्ध हो गया है कि कृषि सुधार कानूनों में काला कुछ भी नहीं है, विपक्ष के कपड़ों में कालापन दिखाई देता है। मॉनसून सत्र के हर दिन हंगामा हुआ, किसी न किसी मुद्दे पर हर रोज बवाल हुआ। सरकार और विपक्ष की अपनी रणनीति है, लेकिन इसकी वजह से संसद का समय और लोगों के पैसे जरूर बर्बाद हुए। लोकसभा के बाद ओबीसी बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है। राज्यसभा में ओबीसी बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। बिल के पक्ष में 187 वोट पड़े हैं। यह बिल कल लोकसभा में पास हुआ था। अब ओबीसी बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। इस कानून से राज्यों के पास नई जातियों को ओबीसी लिस्ट में जोड़ने का अधिकार आ जाएगा। दिल्ली की रेप पीड़ित के परिवार की पहचान उजागर करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने राहुल गांधी, ट्विटर और दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। दिल्ली की 9 साल की रेप पीड़ित बच्ची के माता पिता के साथ फोटो को ट्विटर पर शेयर करने के मामले में राहुल गांधी कानूनी पछड़े में फंस गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी पर सवाल उठाते हुए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी, दिल्ली पुलिस और ट्विटर से जवाब मांगा है। आज की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट से रेप पीड़ित के परिवार की पहचान उजागर कर राहुल गांधी ने जेजे एक्ट का उल्लंघन किया है। चीफ जस्टिस ने ट्विटर के वकील से पूछा कि क्या फोटो हटाया गया है। ट्विटर की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई कि न सिर्फ राहुल गांधी का ट्वीट हटाया गया, बल्कि उनके अकाउंट को भी लॉक किया गया है। सुनवाई के दौरान ट्विटर के वकील ने भी दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि राहुल गांधी ने इस तरह की फोटो ट्वीट कर हमारी पॉलिसी का भी उल्लंघन किया है। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस का भोपाल में आज हो रहा है जबरदस्त प्रदर्शन। ये भोपाल का लिंक रोड है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूथ कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता जो प्रदेश भर से इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास खुद यहाँ आए हुए हैं। दरअसल इनका मकसद था मुख्यमंत्री निवास का घेराव करना, मगर इनको रोका गया है। आप देख सकते हैं अब एक युवक कांग्रेस के भोपाल में हो रहे प्रदर्शन पर अब शुरू होने वाली है, अब शुरू हो रही है। वाटर कैनन की बात पड़ने लगी है। ये सारे वो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन करने आए थे और अब इन सभी लोगों पे प्रदर्शन की पानी की मार शुरू हो गई है। और आप देख सकते हैं एक तरफ श्रीनिवासन है, सारे कार्यकर्ता हैं और ये सारे लोग मुख्यमंत्री निवास की तरफ बढ़ रहे थे, मगर कोई आने को तैयार नहीं हुआ। तो और जबरदस्त प्रदर्शन को वाटर कैनन पुलिस ने बहुत देर तक संयम बता, मगर ये लोग तैयार नहीं हुए। तो अब इनको वाटर कैनन की मार पड़ गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत से मिली बड़ी राहत। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की पिटाई के मामले में आरोप मुक्त करार दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इन पुरानी तस्वीरों में ये जो शख्स पीछे दिख रहे हैं, ये हैं दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश। 3 साल पहले अंशु प्रकाश ने केजरीवाल की पार्टी के विधायकों पर मारपीट के आरोप लगाए थे, लेकिन आज दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने इस मामले में केजरीवाल को तो आरोप मुक्त कर दिया। हालांकि 2 विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। ये षड्यंत्र रचा गया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार के इशारे पर। इस फैसले के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनकी भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से और उनको चुनने वाली दिल्ली की जनता से आज माफी मांगनी। ये मामला फरवरी 2018 का है। भले ही इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अदालत से राहत मिल गई हो, लेकिन उन्हीं की पार्टी के 2 विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एलओसी के पास पाकिस्तान ने फिर तैयार किए हैं आतंकियों के लॉन्च पैड।
250 से 300 आतंकियों को घुसपैठ कराने की है पाकिस्तान की साजिश। लॉन्चिंग पैड यानी वो जगह और कैंप जहां पाकिस्तानी ट्रेनिंग के बाद अपने आतंकियों को रखता है। इन कैंप्स में ये आतंकी पाकिस्तान की ओर से इशारा मिलते ही बॉर्डर पार से घुसपैठ कर हिंदुस्तान की हद में घुसने की कोशिश करते हैं। अब पाकिस्तान ने एक बार फिर ऐसे कैंप तैयार कर लिए हैं और इन कैंपों में 300 तक आतंकी डेरा डालकर बैठे हैं। हम लोग टाइम टू टाइम जब कभी भी जिक्र करते हैं उनका अंदाज़ा 250 से लेके 300 के करीब लगाते हैं कि 250 से लेके 300 तक जो आतंकी है, दहशतगर्द है, उन कैंपों के ऊपर ट्रेनिंग भी हासिल करते हैं और लॉन्चिंग के लिए भी तैयार रहते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर शांति की राह पर है, जो पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा। इसलिए वो कभी ड्रोन से आतंकी हमले करने की साजिश रचता है तो कभी आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिशें कर रहा है। बिहार में हत्या और लूटपाट की 2 सनसनीखेज वारदात हुई। पटना में दुकानदार को गोली मारी, वो भी लूट के दौरान, तो दूसरी तरफ हाजीपुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की घर में घुसकर हुई हत्या। हाजीपुर में ये तस्वीरें उस घर की है जहां बदमाशों ने घुसकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुमन शेखर को मार डाला। सुमन शेखर पुणे की कंपनी में काम करते थे। 5 महीने से हाजीपुर में अपने घर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। इसी हत्या में एक संदिग्ध सीसीटीवी में कैद हुआ, जिसके आधार पर पुलिस सुराग तलाश रही है, लेकिन अभी तक हाथ खाली है। दूसरी वारदात हुई है पटना के बिहटा में। यहाँ ज्वेलरी दुकान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की और फिर दुकान से सोना चांदी और गहने लूट कर ले गए। दोनों ही मामले में पुलिस के हाथ खाली है। जाहिर है कि लोग कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठाएंगे ही। पाकिस्तान की मदद से मजबूत हुए तालिबान अफगानिस्तान में आतंक का तांडव कर रहे हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि भारत को अपने राजनयिकों को अफगानिस्तान से वापस बुलाना पड़ गया है। गोलीबारी, धमाकों और हवाई हमलों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि अफगानिस्तान में हालात कितने गंभीर हो रहे हैं। अमेरिका समेत कई देशों की सेनाएं लौटने के बाद से अफगानिस्तान में तालिबान के आतंकी फिर सक्रिय हो गए हैं। तालिबान का दावा है कि उसने अफगानिस्तान के 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के आतंकी किस तरह अफगानिस्तान में कत्लेआम कर रहे हैं, ये अफगान क्रिकेटर राशिद खान के बयान से जाहिर हो जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि दुनिया भर के देश अफगानिस्तान में हमारे बच्चों और महिलाओं को बचाएं। रोजाना निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। हमें और हमारे देश अफगानिस्तान को अराजकता में न छोड़ा जाए। तालिबान के आतंकियों को पाकिस्तान की इमरान सरकार से खुली मदद मिल रही है। बीते 1 महीने के दौरान कंधार के बाद अब मज़ार शरीफ के वाणिज्य दूतावास से भारत को अपने राजनयिकों और कर्मचारियों को वापस बुलाना पड़ा है। इसके साथ ही भारत ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने सभी नागरिकों को भी वापस लौटने के लिए कहा है। हॉकी खिलाड़ी जैसे ही अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे, वहां शानदार स्वागत किया गया, जमकर भंगड़ा हुआ। अब देखिए जलंधर की ये तस्वीर, जहां हॉकी खिलाड़ियों का ये अंदाज दिखा। खुली जिप्सी में खिलाड़ी और आसपास समर्थकों का हुजूम। आज हॉकी के खिलाड़ी स्वर्ण मंदिर भी पहुंचे और मंदिर में मत्था टेका। भारतीय पुरुष हॉकी टीम में पंजाब के 10 से ज्यादा खिलाड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है। 41 साल में पहली बार ऐसी कामयाबी हासिल हुई है। अभी के लिए बस इतना ही। रात 10:30 बजे फिर हाजिर होंगे खबरों की दूसरी डोज लेकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।